माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय जी के द्वारा जो अभिभाषण सदन के सामने रखा गया, जिसके समर्थन में डॉक्टर मंजू सुभाष जी ने प्रस्ताव रखा, उनके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ। अभी मैं बड़े ध्यान से नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातें सुन रहा था। मुझे लगता है कि पूरा उत्तर देंगे तो बहुत देर तक आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन कुछ बातें मैं शुरू में जरूर कहना चाहूंगा। निश्चित तौर से नेता सदन को इस बात का बहुत दर्द होगा। 2012 में जब ये सरकार में आए थे, मैं भी सदन का सदस्य था, मैं भी सामने बैठा था, इधर बैठते थे। लेकिन 2012 के सरकार बनने के बाद जब 2014 का लोकसभा चुनाव होता है, उस समय अपने काम के बल पर दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करेंगे और समाजवादी पार्टी प्रदेश के साथ देश में भी सरकार बनाएगी। अगर इनके कार्य तनिक भी अच्छे हुए होते, जिसका बड़ा गुणगान इतनी देर से मैं घंटे भर से सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, पूरा सदन सुन रहा है, पूरा प्रदेश सुन रहा है, और उसके गुणगान का उसका जवाब जनता ने दिया। जनता ने क्या जवाब दिया? सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। मैंने सुपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी का। उसके बाद बड़े दावे किए जा रहे। 14 में हारने के बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया, तो 5 वर्ष की उपलब्धियां जिसको आप गिनाते हुए थकते नहीं। मैं नहीं जानता हूं ये आपको कौन सा रोग है। अगर कोई रोग है, मैं कहूंगा आप जांच नहीं कराएंगे। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी से जरूर ये निवेदन करूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जहां से भी चाहे ठीक से इलाज करा ले, और इलाज करा करके जो भी योजनाएं आती, हर योजना को एक स्टिकर जैसे समाजवादी पार्टी का चस्पा करके अब इस रोग से मुक्त हो जाइए। 5 साल बाहर रह गए, 5 साल के लिए फिर बाहर हो गए हैं। आने वाले 25 साल तक कभी आपका नंबर लगने वाला नहीं है। आप कोई अच्छा सुझाव, दावे करना, बातें करना, मैं समझ सकता हूं कि आप, मैं पूछ रहा था किसी अपने बहुत मेरे अच्छे साथी हैं, बहुत सारे ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, मैंने पूछा क्या है भाई आप बताइए, अखिलेश जी 400 सीटों का दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए अभी तक मेरे हिसाब से होगा आपका कि वहां नहीं बैठ पाऊं कभी भी। मेरे हिसाब से मैं आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूं, सदन नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए। आपकी बहुत कोशिश के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री योगी जी वहां बैठे हैं, केशव प्रसाद यहां बैठा, और यह सदन पूरा भाजपामय है। और इसके बाद मैंने एक अपने बताया ज्योतिषी मित्र से मैंने पूछा कि भाई बताइए, समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है लगातार 400 सीटें जीतेंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं, क्या वास्तविकता क्या है? हम लोग तो जमीन पे देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी कहीं अता पता नहीं है, लेकिन जो पता चला वो भी मैं जानता हूं। शायद मैं सदन में मैं बोलूंगा, मैं सदन में बोलूंगा। अरे इतना मत देखिए सुनने अभी हम लोग नेता प्रतिपक्ष को ध्यान से सुना, नेता प्रतिपक्ष को आप सब लोग शांत हैं, थोड़ा आप भी सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा। चुनाव शांत रहिए। 400 सीटों का दावा कर रहे थे, अब 400 सीटों का दावा करते करते 111 में सिमट गए। अब अभी आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यानी सरकार केवल जातियों धर्मों में नहीं बल्कि विपक्ष में भी भेद डालती है। अब ये मत कहना कि अगर आपके यहाँ कोई फूट पड़ जाए, कोई अलग हो जाए, तो हमारे ऊपर आप आरोप लगाए कि हमने ऐसा कर दिया है। आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना परिवार, अपनी पार्टी को आप अपने वहां के अभी आप संभालिए, मैं कह रहा हूं ना संभालिए। बहुत सारे लोग मेरे संपर्क में आ चुके हैं, उधर कुछ खाली ना हो जाए इसकी चिंता करिएगा। इसलिए मैं आपके सामने माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यहां कहना चाहता हूं, इस बार का विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक था। मैं वास्तव में आश्चर्य करता था कि अगर एक बार का दावा 2014 का जो
आपने किया था, मैं सुनता था उसको, मैं इसी सदन में बैठा था और संयोग से उस समय मुझे उस राजनीति में पहली बार मैं विधानसभा में आया था और उस समय आया था जब समाजवादी पार्टी की लहर थी, उस सीट से आया था जिसके आपको बड़े गुणगान दिखाई दे रहे हैं, उसकी मैं जानता हूं क्या स्थिति है। लेकिन आप भरोसा रखिए, आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। आप विपक्ष, आप श्री अखिलेश जी हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूं, लेकिन अध्यक्ष बोले हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? तो लोक भवन में तो कमल खिल चुका है और वो कमल खिला रहेगा। और देखिए माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है तो अब पंचर को ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई? बताइए बताइए। फोर लेन किसने बनाई बताइए माननीय सदस्य? अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें, आपस में डिबेट नहीं करें। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है? जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने घर के, तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन काटा है तो पिताजी ने क्या बात है? राजेश जी आप भी बैठिए, सब लोग बैठे, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, सब लोग, नेम जी बैठिए, राजीव बैठो, आप भी बैठिए प्लीज, आप भी बैठ नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, जवाब हो गया, उन्होंने दे दिया, आप बैठिए, आप हो गया जवाब, वो नेता है ना माननीय अखिलेश जी ने दे दिया, आप बैठिए, आगे बातचीत चल रही है, बैठिए। नहीं कड़वी बात अगर कही है तो कड़वी बात सुनिए भी ना, दोनों बात, आपने भी कड़वी बात कही, उन्होंने सुनी, उन्होंने कड़वी बात की, आप सुनिए, बैठिए बैठिए मनीष जी, मनीष सीजा जी बैठिए, आप भी बैठे, सब लोग बैठे। अध्यक्ष जी, एक घंटे से अधिक माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन खड़े हैं, माननीय आप अनुमति दे चुके हैं, उसके बाद ये शोर शराबा ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं। अध्यक्ष जी, 1 घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही। विपक्ष के नेता का जो दायित्व था, उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो, तो ठीक नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए। देखिए, सफाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सवाल सफाई का नहीं है। देखिए, हम लोग भी जो विकास कार्य करा रहे हैं, या आपकी सरकार के समय जो विकास कार्य हुए होंगे, ये हमारी ड्यूटी थी। सरकार होती है और हर सरकार को अपनी उपलब्धि को कहने का अधिकार है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि विकास आपने
कहा, आप विकास की जब चर्चा हुई तो उन्होंने जो बातें कही बिल्कुल ठीक ढंग से की थी। आपके यहां के दूसरे नेता या जब माननीय उप मुख्यमंत्री का यहां पर भाषण संपन्न होता उसके बाद अपनी बात आप लोग कह सकते थे, लेकिन देखिए मैं कल भी देख रहा था, कल माननीय वित्त मंत्री जब यहां पे जवाब देने के लिए खड़े हुए, उन पर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उस समय किया गया, आज फिर हम देख रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में हर सदस्य को सदन में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर आप कहेंगे तो कैसे इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि इस पार से उसका जवाब नहीं मिलेगा। पूरे 1 घंटे से अधिक समय तक पूरा सदन और खासतौर पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों ने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। देखिए सहमत होना ना होना अपना विषय है, नहीं सवाल दूसरा नहीं। देखिए सवाल, देखिए सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा। अध्यक्ष महोदय सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा मुखर्जी जी बोल रहे हैं, सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं सफाई, देखिए भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए हमारी सहमति असहमति हो सकती है, देखिए हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैंने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि यह गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा और मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष को, उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा और यह सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है, या आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहते हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे 1 घंटे तक आपकी बात को सुना, मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात को यहां पे रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे, और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारी बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना, नहीं हमें जो स्वीकार करना होगा वो स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी, लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न हो। और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा होगा कि धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय जो बात अगर नेता सदन ने कहा कि कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज या वर्ड्स आए तो उनको निकाल दिया जाए, मैं भी सहमत हूं, लेकिन मेरा अध्यक्ष महोदय वही निवेदन ये भी है कि किसी को पर्सनल नहीं कहा जाना चाहिए। सैफई आपको बहुत ज्यादा सैफई की जमीन बेच करके हम और आप लोग
तो जनता हमें मौका देती है अपना बजट खर्च करने के लिए। आपको और हमें मौका मिलता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि कोई भी किसी को वो सरकारी पैसे से होता है, वो मेरा यही निवेदन है नेता संघ से, बहुत अच्छी तरीके से कि इस तरह की बात नहीं आया कि जमीन बेच करके कर दिया जाए। माननीय केवल मैंने ये कहा था कि जो आपके जिले के लिए जो 4 लेन बनी थी वो किसने बनाई थी? माननीय उप मुख्यमंत्री जी। ये बात है। माननीय ये देखिए फिर सब लोग जरा ध्यान से सुने, सब लोग बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय, बीच में जो भी अनुपत्ति मैंने कहा जो कुछ भी हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बीच में जब मैंने अपना भाषण कर रहा था उसमें नेता प्रतिपक्ष खड़े होकर के क्या कहे, शोर शराबे में बात सुन नहीं पाया। लेकिन जो मेरे कहने का एकमात्र तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के लिए जनता ने आपको नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार स्वीकार किया। आपको 2014 में नकारा, आपको 2017 में नकारा, आपको 2019 में नकारा, आपको 2022 में नकारा और आपको 2024 में भी नकारे। इसलिए ये कहना कि ये ठीक है, आपकी सरकार के समय कोई काम शुरू हुआ होगा, लेकिन हर चीज घोषणा मंत्री बनने से कोई काम पूरा नहीं होता है। आपके समय घोषणाएं इतनी हुई, शिलान्यास इतने हुए, योजनाओं को पूरे 5 साल में तो पूरा लगातार माननीय अध्यक्ष जी देखता रहता था कि हर दिन जब देखो तो हमारे नेता प्रतिपक्ष का एक ट्वीट आता था कि ये योजना तो हमने शुरू की है। अरे भैया, पूरी करके क्यों नहीं गए? अधूरी छोड़ करके क्यों गए? अगर अधूरी छोड़ करके गए तो उस पर अपना स्टिकर चस्पा करने के अवरोध से मुक्त हो जाइए। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता, मैंने यही कहा कि आप कोई एक ऐसा रोग हो गया है कि कोई योजना होगी उसमें समाजवादी पार्टी का स्टिकर चिपका दो। श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय ये काम शुरू हुआ था। अरे आप अगर काम देखते, गरीबों का काम देखते, तो मैं समझता हूं कि आपको प्रशंसा के अलावा कोई दूसरा शब्द खोजने से नहीं मिलता। मैं तो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं ऐसे परिवार में पैदा होकर के मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सदस्य बनूंगा, लेकिन विधानसभा का भी सदस्य बना, देश की संसद का भी सदस्य बना, अब विधान परिषद का भी सदस्य बना, लगातार दूसरी बार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बना। इससे आपको दर्द है, मैं जानता हूं कि केशव प्रसाद क्यों बन गए दोबारा वो उप मुख्यमंत्री। मैं जानता हूं आप पिछड़ों के हितैषी नहीं, पिछड़ों के विरोधी हो, आपको स्वीकार ही नहीं। मैं अगर आप पिछड़ा इस भेद में नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस बात का दर्द है कि यह सारा का सारा जो आपने एक साम्राज्य स्थापित किया था, वह साम्राज्य जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। इसका दर्द है आपको, मैं जानता हूं। और आपके मैं दावे की चर्चा कर रहा था। मैं एक तो माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कह रहा था कि 400 सीट का दावा मैं अपने एक ज्योतिषी मित्र से पूछ रहा था कि भाई ये 400 सीट का जो दावा है, जो 400 सीट का दावा है, इसमें क्या सच्चाई है? तो मुझे आश्चर्य यही लग रहा था कि यह क्या है। मतलब लगातार कई डिबेट में, कई इंटरव्यू में मैं आपके भाषण भी सुनता था, सभाओं में भी सुनता था, तो मुझे लग रहा था 400 का दावा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जमीनी हकीकत निश्चित तौर से मैं भी जानता हूं। मैं भी उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के बीच में हूं, जरूरतमंदों के बीच में हूं, दिन भर जनता से भी मिलता हूं, क्षेत्र में जाकर लोगों से भी मिलता हूं। तो मुझे पता था कि समाजवादी पार्टी अभी सत्ता के इर्द गिर्द नहीं आएगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं इस सदन में कहूंगा तो वो दूसरी प्रकार की बात हो जाएगी। कैसे आपके नंबर इतने बढ़ गए? मेरा तो विश्वास था कि आप 47 का आंकड़ा नहीं पार करवाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता था कि आप 47 का आंकड़ा पार कर लिए, आप 100 से ज्यादा सीटें जीत लेकर के आ गए। वह ठीक है, जनता का जनादेश जहां तक पहुंचा है, आपको प्रतिपक्ष में रहने का मौका दिया है तो आप प्रतिपक्ष में रह करके, लेकिन कभी अगर एक बात गरीबों के बारे में अगर आप सोचते, मैं देख रहा था जोशी ने जो कहा है कि अभी श्री अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के 25 वर्ष तक सत्ता में आने का योग नहीं। अब इसको मैं ये मेरे मित्र ने कहा है, आप कहेंगे उसका प्रमाण, इसका कोई प्रमाण नहीं। ज्योतिषी गणना के हिसाब से बता दिया, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसे अभी 25 साल तक उधर बैठने के लिए तैयार रही, उधर बैठने के लिए तैयार रही है। मेरे लिए क्या कहा है? दूसरों का देख करें और अपना चुनाव हारे। बैठिए, अरे बैठिए, गुस्सा नहीं करिए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के
आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष जी को कहना, मुझसे पूछे मेरे लिए क्या कहा। अरे आप नहीं चाहते थे केशव प्रसाद दोबारा उप मुख्यमंत्री बने, फिर उप मुख्यमंत्री बन करके बैठा हूं। मैं तो कह रहा था कि मैं सदाशिव बन करके आऊंगा कि नहीं आऊंगा। आपको इसकी चिंता नहीं कि मैं वहां बैठ जाऊं, लेकिन आप चाहे जितना दूध में आप डालते हो नींबू, लेकिन हम दूध में चीनी डालते हैं, हम मीठा करते हैं, आप दूध को फाड़ने का काम करते हैं। हम सब एकजुट होकर के सरकार को चलाए। दोबारा सरकार बन करके आई है और दोबारा सरकार बन करके आई है, तो मैं यही कह रहा था माननीय अध्यक्ष जी कि आप अपनी तरफ बचा के रखना, इधर की चिंता मत करिए। इधर तो हम लोग रहेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में। अभी आप कई चीजें गरीबों की बात कर रहे थे। अब गरीब आदमी कोई जाति और धर्म और समुदाय से रिलेटेड नहीं होता। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। जिस गांव में अब नगर पंचायत बन गई है, जहां मैं रहता, मेरा भी घर जहां था, कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे कोई हमारे घर में कोई शौचालय बन जाएगा। कभी कल्पना नहीं करते थे कि हमारे घर में भी बिजली लग जाएगी। मैं स्वयं संगठन का काम करता था, कभी सोचा नहीं था कि एक गैस का कनेक्शन मेरे घर में आ जाए। मैं दूसरों की बात नहीं करता, पूरा प्रदेश इसका साक्षी। लेकिन आज जब ये आंकड़ा देखता हूं कि 1 करोड़ 41 लाख गरीबों के घर में बिजली का कनेक्शन फ्री में पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना के माध्यम से प्रदेश की सरकार ने कर दिया। आप उस गरीब का दर्द अपने सरकार के समय दूर नहीं किए। आपको गरीब की, पिछड़ों की, वंचितों की किसी की चिंता नहीं थी, हमारी सरकार को चिंता। आप प्रधानमंत्री आवास योजना में देख रहा था, आपके कार्यकाल में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार बनने के बाद तत्काल योजना प्रारंभ कर दी थी। लेकिन आप तो 1 लाख का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। आप सोचते थे अगर प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा तो साइकिल पंचर हो जाएगी। मैं उस समय संसद में पहुंच गया था माननीय अध्यक्ष जी, और संसद में पहुंच करके मैं उस समय संयोग से मेरी पार्टी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया था 2016 में। मैं कहता था कि आप केंद्र सरकार की जो योजना है उस योजना को उत्तर प्रदेश के गरीबों के लिए आने दो, लेकिन हर काम में बैरियर लगा करके खड़ा करने का काम अगर किसी सरकार ने सबसे अधिक किया था, तो मेरा भी जो अनुभव है 2012 से लेकर के 2022 तक का, तो श्री अखिलेश जी के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार की योजना यूपी में ना आने पाए, इसके लिए कदम कदम पर बाधा डालने का काम किया। और उसके कारण मैंने कहा आने देते तो प्रदेश का भला होता, प्रदेश के लोगों का भला होता। अगर नहीं आने दोगे तो इससे ज्यादा आपका नुकसान होगा, और जनता ने वही किया। उस समय जो आपके हालात हुए, आप 300 सीट जीतने का दावा कर रहे थे 2017 में, लेकिन आपकी नीतियां अगर सही होती, आपके कार्य अगर सही होते, तो निश्चित तौर से आप फिर जीत करके आते, आप फिर यहां बैठते। लेकिन आपको जनता ने एक बार नहीं दूसरी बार नकार दिया, और दूसरी बार विधानसभा में नकारा, और 2 बार लोकसभा में नकारा। कभी आप कांग्रेस के साथ गए तब भी आपको जनता ने नहीं स्वीकार किया, कभी आप बुआ जी से मिल गए तब भी आपको जनता ने स्वीकार नहीं किया। मेरा ये कहने का, गरीबों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया। मैं अभी उज्ज्वला योजना की आप प्रशंसा कर रहे थे। अरे इस बात की प्रशंसा, ये कोई साधारण बात नहीं है कि 1 करोड़ 67 लाख गरीब माताओं बहनों के घर में गैस का कनेक्शन पहुंच गया, और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया गया, वो उनको गैस का कनेक्शन मिलने के बाद वो गैस भी भरा रहे हैं। आपको पता इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप गरीब के संपर्क में नहीं है। अभी आपको फिर खराब लगेगा, आप गुंडों, अपराधियों और माफियाओं के संपर्क में दे जाओ, इसलिए आपको परेशानी। अगर गरीब के संपर्क में होते और गरीब की चिंता करते तो शायद आप कुछ और आपके नंबर बढ़ जाते, लेकिन आपको गरीबों की चिंता थी ही नहीं ना है। देखिए, हम पे एक भी मुकदमा हो तो बता दें। गरीब की चिंता अभी बता केशव जी, मैं बता दूंगा, अभी सब कुछ बता दूंगा। गरीब की चिंता नहीं है, पिछड़ों की चिंता नहीं है। अभी रोजगार की बात कर रहे थे, मैं तो प्रयागराज का रहने वाला हूं। अरे अभी सुनिए, मेरी पार्टी का जितना समय होगा मैं लेकर के बोलूंगा, आप परेशान मत होइए। माननीय नेता सुनने का साहस करिए। नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई समय नहीं था, जितना उन्होंने बोला उनको। अभी तो शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री हैं, बोलेंगे उसी रेशो के हिसाब से, समय उसी रेशो के हिसाब से, समय का रेशो वही है, समय का रेशो वही है, समय का रेशो वही है। हम आप माननीय, आप सुनो,
अरे सुनने की फिर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेता आप एक मिनट नहीं समय उतना दे देना जितने भी अपने मुकदमे बता दें बस। मैं अभी आपको सब बता दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप वह भी बता दूंगा। और केशव प्रसाद ने सदैव राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रवाद की लड़ाई में अगर आपको ये लगता है कि राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ने में, हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने में, गौरक्षा की लड़ाई लड़ना गलत है, वो गलती में जीवन भर करता रहूं। और मेरे ऊपर एक भी मुकदमा कोई व्यक्तिगत आरोप का नहीं लग सकता, इसलिए आपकी घबराहट में जानता हूं। मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वो मुकदमे आप विधिवत जरा समीक्षा करवा लीजिएगा, और उस समीक्षा कौन से आपके कार्यकाल में क्यों लिखवाए गए, मैं खूब समीक्षा कर चुका। मैं तो जानता, मैं तो आंदोलनकारी रहा हूं, मैं तो राजनीति में रहा ही नहीं हूं, इसलिए मैं आंदोलनकारी रहा हूं। आंदोलन करने वालों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी थे गरीब किसान थे। एक बात है महोदय, ठीक है मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि ये क्या काम और करते थे। आप पेशेंस से रखिए थोड़ा सा। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाय बेचता था, मैं अखबार बांटता था, मैं अपने खेत में काम करता था। आपको मेरी गरीबी का अगर मजाक उड़ाना है तो मजाक उड़ा लीजिए। अध्यक्ष महोदय करता था, आपको उस पर गर्व है। अध्यक्ष महोदय अगर ये चाय बेचते थे तो हम माननीय सदस्य सब लोग चाय पीने चलेंगे। नहीं अध्यक्ष जी, देखिए मैं एक उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज संसदीय सीट, माननीय नेता प्रतिपक्ष ऐसा कह रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। एक कन्नौज लोकसभा सीट है, वहां से माननीय नेता प्रतिपक्ष सांसद हुआ करते थे। वहां एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी। उस समय सरकार किसकी थी, वह हत्या कैसे हो गई थी, उसके अभियुक्त कौन थे वो बता दे। मैं तो इस तरह के किसी मैं तो आंदोलन का बताया, मैं तो हिस्सा था, और आंदोलन का हिस्सा होने के कारण अगर मेरे आंदोलन के मुकदमे आपको दिखाई दे रहे हैं तो आंख की भी जांच करा दीजिए, मैं आपसे इनके निवेदन करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने, मैं चूंकि प्रयागराज का रहने वाला हूं, प्रयागराज से जुड़ी हुई दो बातें आपने कह दी। प्रयागराज से जुड़ी हुई एक तो सरकारी नौकरियों की बात है। जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 तक, तो सारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को इन्होंने नौकरी दे दी थी, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार आई तो सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया हो, ऐसा आरोप लगाते हैं। वो आयोग उस समय भ्रष्टाचार आयोग बन गया था, समाजवादी आयोग बन गया था, और उसका भी एक मेरे ऊपर मुकदमा है। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो भ्रष्टाचार जो आयोग के अंदर हो रहा था, वहां के छात्रों ने आंदोलन किया था, वहां मैं विधायक था। उस समय 2012 में जब विधायक चुन करके आया था, लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले विधायक था, विधायक के नाते सभी जितने विधायक चुने गए तो उनको बुलाया। नहीं अध्यक्ष महोदय, परीक्षाएं कितनी रद्द हुई वो भी बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल एसआई की परीक्षा में जो धांधली हुई है वो माननीय सदस्य बता देंगे कितने पकड़े गए उसमें अभी तक लोग। माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था तो जरूर स्थापित हो जाए। मैंने बोला सब एक साथ पूछ लिया। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो बीच में चौक हटा किया न हो। वही मैं कह रहा हूँ, सब एक साथ पूछ लिया, मैंने भी रिक्वेस्ट किया। मैं पूरी बात समय जो है मैं बता रहा हूं, एक मान्यवर जो समय है ना वो संख्या के आधार पर निर्धारित होता है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए, संख्या के आधार के ऊपर निर्धारित होता है।
और जिस प्रकार की जितनी रेशियो के हिसाब से संख्या होती है उस हिसाब से बताएंगे। एक सेकंड, वो पूरा नहीं, अगर उस रेशियो के हिसाब से आप अपनी लिस्ट दे दो कि एक आदमी बोलेगा तो मैं उसी को अलाउ करूंगा, बाकी किसी को नहीं बोलने दूंगा। उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट समय हमेशा आप बड़े पुराने सदस्य, आपको ये बात पता होनी चाहिए, समय राजनीतिक दलों के रेशियो के हिसाब से होता है, उसी हिसाब से। माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो कहा मैं उसको सिरोधार करता हूं, यही है, यही बात है। मान्यवर, कल जब मुझे शुरुआत बोलने का अवसर मिला तो माननीय अधिष्ठाता महोदय ने 10 मिनट में ही मुझे बैठा दिया। हमारी भी संख्या 111 की है। आपके यहाँ से लंबी लिस्ट थी ना? नहीं, लंबी लिस्ट। अगर आप कल का भी समय निकाल के रेशियो देख लोगे तो आपको ज्यादा ही मिला होगा, कम नहीं मिला होगा। लिस्ट इनकी भी है। आप उधर आपको कम नहीं मिला होगा। सुन लें, उधर से आप 2 को बुला रहे हैं, इधर से 1 बुला रहे हैं। मतलब आपने तो उस, आप मेरे से सूची ले लेना, मैं आपको भेज दूंगा। आपने तो बांट दिया है, मैं आपको दे दूंगा, लगभग बराबर से बोले। नेता विरोधी दल और नेता सदन उसके अलग हैं। बाकी लोगों के मान्यवर निश्चित रूप से एक समय सीमा होनी चाहिए, और अगर समय सीमा आप नहीं करेंगे तो दूसरे को भी दीजिए मान्यवर। तुम्हें तुम्हारी संख्या कम हो जाएगी। नेता और उपनेता के लिए समय की कोई बोल नहीं होनी चाहिए मान्यवर। क्यों? उप मुख्यमंत्री नहीं है? उप मुख्यमंत्री नहीं है? ये मान्यवर नहीं, सामान्य सदस्य में और उप मुख्यमंत्री में मान्यवर फर्क होना चाहिए मान्यवर। ये कृपा करके आप अपनी व्यवस्था बना ले मान्यवर। नहीं, ये व्यवस्था बना ले मान्यवर, लेकिन ये टोका टाकी नहीं होनी चाहिए। नहीं, टोका टाकी नहीं होगी। मानी केशव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ, मैंने अपनी रूटीन दे दिया ना बेटी। आप मान्यवर इसी तरीके से अगर ये होगा तो इनके मान्य सदस्य बोलेंगे तो क्या होगा? बैठे, ऐसे फिर कोई बोल नहीं पाएगा। नेता और उपनेता के लिए कोई समय नहीं। आप बैठे, नेता और उपनेता के लिए समय की बाध्यता आप तय कर दें, आप तय कर दें मान्यवर। नेता के लिए और नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई समय निर्धारित नहीं। मैं सामने बैठे हुए मेरे मित्रों की परेशानी में समझ सकता हूँ, क्योंकि इनको सच सुनने का साहस ही नहीं है। सच सुनने का साहस नहीं है। अगर सच सुनने का साहस हो तो धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा। और आप फिर सुन क्यों नहीं पा रहे हो? आप सुन लो, आप सच सुनने का साहस रखो। माननीय अध्यक्ष जी, अरे बैठिए ना, अरे सुनिए तो आप सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए माननीय, आप सुनिए। मैंने बोल दिया ना, राजनीतिक दलों के हिसाब से समय होगा। मैं आपको अपनी लिस्ट भेज दूंगा, अगर आपको कम मिला होगा तो ज्यादा दे दूंगा। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित प्रदेश के जितने भर्ती आयोग थे उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ये कहे कि आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं, बता दीजिए। एक मुकदमा, आप मुख्यमंत्री थे और जो भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ छात्रों का आंदोलन था। एक जनप्रतिनिधि के नाते उसमें मैं शामिल होने के लिए गया, और उसमें शामिल होने के लिए गया तो आपने मुझे मुखाभियुक्त बना दिया। क्यों बना दिया वो मैं आप तक समझता हूं, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से आता था। आपको बर्दाश्त ही नहीं था कि केशव प्रसाद क्यों वहां पर गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि रोजगार हमारी सरकार में, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, यहां तमाम माननीय सदस्य जो बैठे हैं गांव के बैकग्राउंड वाले हैं। पिछली सरकार के समय बिना पूजा मतलब कुछ चढ़ाए किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिलती थी। और आज मैं इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का एक भी नौजवान ये आरोप नहीं लगा सकता है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में पैसा देकर के नौकरी की। अब कोई नकल कराने वाला गैंग, ये आपकी उपलब्धि है, मैं मानता हूं कि आपकी जब सरकार थी। अरे बैठिए ना, अरे बैठ जाइए, आप बैठिए, माननीय सदस्य साहब बैठिए, माननीय सदस्य साहब बैठिए, आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब ये उपलब्धि हमारे नेता प्रतिपक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय एक उपलब्धि बहुत बड़ी थी। ये जो अभी आप माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बीच में खड़े होकर कहे तो SIT जांच चल रही है, ये आपकी उपलब्धि है कि आपके शासनकाल में हमारी सरकार जब थी
मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी भी बात सुन ले कृपया। माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकार थी माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, तो उस समय नकल हमारी सरकार के समय बंद, मैं उस समय सदन का सदस्य नहीं था। परेशानी बच्चों को हुई थी, लेकिन पढ़ने की आदत हो गई। लेकिन संयोग से हमारी सरकार जब चली गई और फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो उसने जो नकल का कानून था उसको खत्म करके फिर नकल की छूट दे दिया। अब उसके बाद भर्तियां ऐसे होने लगी। अब भर्तियों के क्रम में स्थिति यह बन गई, कृपया आप सुनने का साहस रख लो यार। मैं जो बात बता रहा हूं, ये जो आपकी उपलब्धि है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी की, यह है कि आपके शासन काल में नकल माफियाओं का एक बहुत बड़ा गैंग तैयार हो गया था। और वह गैंग ये पेपर लीक कराने का काम और उसको बेचने का काम, उसको बहुत पकड़ लिया गया है। आने वाले समय में आप भरोसा रखिए, आप भरोसा रखिए, एक एक को पकड़ करके अंदर करा जाएगा, एक एक को पकड़ करके अंदर किया जाएगा। अब आप थोड़ा, अगर आपको संभव हो तो आप फीडबैक अपने ही लोगों से ले लीजिए, जो पकड़े जा रहे हैं वो लोग कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किस दल से रिश्ता नाता रखते हैं। तो आपको फिर ये सवाल आप नहीं करेंगे, अगली बार से नहीं उठाएंगे। अगर सदन उसके बाद बताइए, जरूर बताया जाएगा। वो तो एकदम पुलिस उसकी जांच करती है, अपराधी पकड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार का आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में यह प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान गरीब का बेटा खेत बेच करके, जमीन बेच करके, कर्ज ले करके, जेवर बेच करके उसको नौकरी पाने की जरूरत ना पड़े, उसे भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियां और उसको मेरिट के आधार पर अवसर मिले। अध्यक्ष महोदय, आप नेता, अध्यक्ष महोदय, आप इतने नौजवान, आप हर बात नहीं, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है नौकरी को लेकर के, चाहे 69,000 रहा हो, बीएड टेट रहा हो, इतने बड़े पैमाने पे धरना प्रदर्शन लखनऊ में कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। आप अपना फिर एक बार मौका ले लीजिए, उनको बोल लीजिए, अभी उनको बोल लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये सदन पहले हम नियमों से चलते हैं मान्यवर, बाद में परंपराओं से। मान्यवर, अगर कोई सदस्य मान्यवर इधर से बोल रहा है, तो डिप्टी सीएम साहब बोल रहे हैं, तो अगर ये चाहेंगे ये बैठ जाए, उधर से कोई आदमी बोलना चाहे तब ये बैठ जाए, तभी अनुमति हो सकती है मान्यवर। ये सदन की परंपरा रही है मान्यवर। तो पहले हम नियम से चलते हैं, सभी को मालूम है। अगर ये अनुमति नहीं देते, ये सबको मालूम है, सबको मालूम। अगर डिप्टी सीएम अनुमति नहीं देते तो मान्यवर उधर के आदमी को बोलना नहीं चाहिए और बैठ जाना चाहिए। मैं इसकी अनुमति उसे इंटरवेन नहीं करना चाहिए, ये मैं कई बार कह चुका हूं, और उसके बाद भी लगातार टोका टोकी होती है। ये अपने आप में गलत परंपरा है मान्यवर, इसको रोका जाना चाहिए तुरंत। नहीं, आप गलत बात, आप बैठ जाइए। नहीं, आप प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अगर आपको नहीं सुना तो आप निकल जाइए, आपको नहीं सुनना तो आप निकल जाइए, ये बात गलत है। आप बैठ जाइए, अगर आपको सुनने की क्षमता नहीं है तो आप प्लीज चले जाओ, नहीं तो मुझे इंगित करना पड़ेगा आपको। बैठ जाइए प्लीज। आप आदर सम्मान, आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए ना, आप सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, अगर आप उनकी बात, मैं इनके बाद आप ही को अवसर दे दूंगा, आप बता दीजिएगा जो कुछ बताया, नोट कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिएगा ना, आपने जो कुछ बताना है उसके बाद से बता दीजिएगा, मैं आपको अवसर दे दूंगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिए सब कुछ। माननीय अध्यक्ष, मैं जरूर ये निवेदन करूंगा, जिनको जो बोलना है मेरे बोलने के बाद आप बोलिए ना, आपको कहाँ मना किया, मैं आपको अवसर दूंगा, पूरी बात बोलिए, आप पूरी बात बोलिए, सारी बात का जवाब मैं दीजिए, सच्चाई बता रहा हूँ, आप सब बात का जवाब दीजिए। अब आप कोई बीच में टोका टोकी नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने कहा इस बात को कि जो उपलब्धि थी उसको नेता प्रतिपक्ष ने नहीं बताया। नकल अध्यादेश हमारी सरकार लाई थी, उस समय श्रीमान बाबूजी कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में थी, उसको खत्म किया था आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में जब सरकार थी। जो नकल हो रही थी उसको हमने खत्म किया, फिर आपने शुरू किया। ये गलत परंपरा शुरू हुई, इसको स्वीकार करने में अपनी उपलब्धि के रूप में मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को कोई नाराजगी होने का सवाल नहीं है, ना हमारे प्रतिपक्ष के साथियों को कोई नाराज होने का सवाल नहीं। अभी दूसरा विषय यहां पर आ रहा था, कोरोना से संबंधित। कोरोना के संबंध में देखिए, आपने कोरोना का जब संक्रमण का संकट आया, अब उस कोरोना संक्रमण के संकट के समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ कौन है टीका टिप्पणी कर रहा है? कोई नहीं टीका टिप्पणी, आपको कहां से सुनाई पड़ रही है? शानदार
आपको कहां से सुनाई पड़ेगा? कोई नहीं है वहां पर, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा। मैंने उसको भिजवाया ऊपर देख के, वो उस पर कैमरा चालू है, अगर कोई भी ऊपर टिक्का नहीं करना। नहीं, कोई कुछ नहीं करा। आप और कहीं से सुनाई पड़ रहा है, ऊपर से कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा। कोई टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। वहां पर मार्शल बैठे हुए, कोई टिक्का टिप्पणी करेगा तो उसी समय उसको हटा देंगे। अरे आप हाउस के अंदर रहिए ना, कोई टिक्का टिप्पणी कर भी नहीं सकता। कोई करेगा तो नहीं कर रहा है। आपको अनिल जी और कहीं से सुनाई पड़ रही होगी आवाज। अब बैठिए वहां। अरे आप जानबूझ के हाउस डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आप जाके देखिए मार्शल, वहां से रिपोर्ट दीजिए। वहां पे आदमी खड़ा करिए। समझ रहा है, मैं भी समझ रहा हूं। अगर कोई है तो उसको मिलेगी, आप बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय केशव, अभी मैं जब सुन रहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष को, तो उन्होंने कोरोना के समय की चर्चा की। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की प्रशंसा करने वाले, अभी कल ही हम देख रहे थे क्वाड में, जापान में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। अमेरिका जैसे सभी सुविधाओं से युक्त संपन्न देश का राष्ट्रपति उसकी प्रशंसा कर रहा है कि भारत ने बहुत शानदार ढंग से कोरोना के संक्रमण से निपटने का काम किया। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के आबादी में 5वें नंबर पे हमारा स्थान आता है। और जितने शानदार ढंग से, कभी हमारे नेता प्रतिपक्ष ये चर्चा कर देते, हाँ उत्तर प्रदेश की आबादी 23 करोड़ से अधिक है और महाराष्ट्र की आबादी उससे कम है, केरल की आबादी उससे कम है, बाकी राज्यों का भी उल्लेख करते, एक लाइन कह देते कि हाँ आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में शानदार ढंग से कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और लड़ी गई। आपको देखिए, मैं अभी मेरी बात को अभी फिर मैं जानता हूं उधर से बुरा मानेंगे, लेकिन मैं कहूं कि आपने कहा देश के वैज्ञानिकों ने दिन रात तपस्या करके कोरोना की वैक्सीन तैयार की और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा हम कोरोना का टीका नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी का टीका है। और मैं आरोप लगा, इनको ना तो कोरोना का टीका पसंद है ना माथे का टीका पसंद है। माथे का टीका लगाता मैं कोरोना का टीका लगा के आया हूं। अब महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप ये नहीं आप उसका जवाब दें। ये ठीक बात नहीं अध्यक्ष जी, ये अध्यक्ष जी ठीक बात नहीं, क्योंकि इस बहस में जो वैक्सीन है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन साइंटिस्ट का पढ़ता हूं, जो रिसर्च पेपर वो पढ़ता हूं। मैं इनसे कहता हूं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा वैक्सीन पे, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। शायद हमारे डिप्टी सीएम नहीं जानते ये बात, दुनिया का डिप्टी सीएम ही नहीं जानते। और ये क्या कह सकते मैं टीका नहीं लगाता? अरे उन्होंने कहा आप पिछड़ों को बर्बाद कर रहे हो, बैठ करके पिछड़ों को धोखा दिलवा रहे हो, वो आपको याद ही नहीं है। और आपको अपमान भूल गए, जो तख्ती लगी थी हटा दिया गया। आप शांत रहिए, गलत बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कोरोना के संबंध में आपने चर्चा की, इसलिए कोरोना संबंधित में आप ही के विषय में से कुछ विषय लेकर के बैठ करके नोट कर लिया था और नोट करके उसका जवाब, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं। अब प्रयागराज का रहने वाला हूं, अभी आपने कहा वो लाशों के ढेर, मैं चाहूंगा कि जैसे आप प्रतिनिधिमंडल सरकार को बदनाम करने के लिए भेजते थे, एक प्रतिनिधिमंडल आज भेज दीजिए। आज तो कोरोना कर्म होते नहीं हो रही हैं। वो प्रयागराज की धरती में बहुत बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग गंगा जी के तट पर जाते हैं। आज भी वहां जाकर के देखेंगे तो वहां बहुत सारे लोग गंगा जी के किनारे बालू के नीचे अपने परिवार के जो सदस्य उनके नहीं रहे इस धरती पर, उनको जाकर के वहीं दबा करके बालू के अंदर आते हैं, वहां ऊपर वो रामनामी डाल देते हैं। वो सब आज भी दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप चश्मा ही ऐसा लगाए रहेंगे कि हमें तो सरकार की मतलब कमियां खोजनी है, तो चश्मे से तो वो नहीं दिखाई देगा। इसलिए माननीय
अध्यक्ष महोदय, मैं कोरोना की चर्चा, हम माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों की बैठक ले रहे थे, सभी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर के, हम भी एक कार्यकर्ता के नाते ही बैठे थे। उन्होंने कहा कि हम सबका प्रथम कार्य क्या है। पहला काम हमारा ये नहीं है कि हम राजनीतिक दल हैं, सरकार में है तो दल के नाते केवल चुनाव लड़ना, चुनाव जिताना, सरकार बनाना और सरकार का कोई पद प्राप्त करके सुख भोगना। हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि हम लोगों की सेवा प्रथम अपना लक्ष्य रखें, कोई भूखा न रहे। यह मंत्र हमको दिया गया, सरकार के माध्यम से जो हम कर सकते थे वह भी किए, पार्टी के हमारे एक एक कार्यकर्ता दिन रात तपस्या किए। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन यह सच है कि मुझे जो जानकारी में फीडबैक भी लेता था, कोई हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कोरोना काल में कोई भूखे को भोजन कराते हुए नजर नहीं आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो कोरोना काल में कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, कोई भूखा ना रहे, इस संकल्प के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू हुई। अब उस अन्न योजना के कारण से प्रदेश के 14 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन 2 साल से अधिक समय से मिल रहा है। आपको नहीं दिखाई दे रहा, मैं क्या बताऊं, आप आपकी अपनी जांच करा लीजिए, आपको दिखाई देने लगेगा। अगर हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करना। आप दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, जितनी भी आबादी है, देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं, उन प्रदेशों के आंकड़े मंगा लीजिए। कोरोना की वैक्सीन प्रदेश के हिसाब से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लगी है, आबादी के अनुपात में। देश के अंदर दुनिया के किसी भी देश की आबादी की तुलना में सबसे अधिक वैक्सीन लगी है। आज भी थोड़ा कोरोना की आहट है, लेकिन वो वैक्सीन, हमें अपने वैज्ञानिकों की तपस्या पर भरोसा है। लेकिन आपको हर जगह भाजपा दिखाई देती है, कमल दिखाई देता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझका कोई दवाई नहीं। अब भाजपा की वैक्सीन आप जिस समय बताए, मैं सुनकर के आश्चर्य कर रहा था कि आप जैसा कहते पढ़े लिखे हो, आप बहुत योग्य मुख्यमंत्री रहे हो, नेता प्रतिपक्ष हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो कम से कम इस प्रकार की बात, टीका नहीं लगाना। आप कल्पना करिए, नहीं लगाए होते लोग, तब तक कितने लोग मर गए होते। नहीं, मुझे मालूम है लगवा लिया, लेकिन अगर इस तरह का दुष्प्रचार करने से, इस प्रकार के दुष्प्रचार करने से फायदा नहीं, नुकसान ही होता। इसलिए मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप अपनी बात को निश्चित तौर से, आप प्रतिपक्ष में हैं, सरकार को जो अच्छी आप बातें बताना चाहते बताने का अधिकार है, आप बताइए। सरकार जो आपकी अच्छी बातें होंगी उनको सुनेगी। आप एक एक्सप्रेस वे को लेकर के, अरे आप कल्पना करिए कितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं इस समय, आपने घोषणा कर दी। कितने पहले में जो पूरे प्रदेश के हालात थे, कई सदस्य यहां पर आपके बैठे होंगे, अभी नहीं बताएंगे आपके सामने सार्वजनिक रूप से, लेकिन वो आपका अलग से पूछ लीजिए कि बताएंगे। कोई भी माननीय सदस्य, मैं पिछली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री था, कोई भी विपक्ष का भी सदस्य अगर आया होगा, अपने क्षेत्र की समस्या बताया होगा, तो उस समस्या को भी मैं भी और मेरी पूरी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में उस समस्या का समाधान पूरी जिम्मेदारी से किया। तो अच्छी चीजों का भी गौरवगान करना चाहिए। मैं इसी सदन में था, माननीय अध्यक्ष इसी सदन में था, आप भी उस समय सदन के सदस्य थे। उस समय एक जनेश्वर मिश्र जी के नाम से ग्राम सड़क, मैं नहीं जानता था, उस समय नया नया सदस्य था। मैं सोचा सभी विधानसभा क्षेत्रों में योजना आई है, सबके यहाँ जाएगी। मैं भी चिट्ठी दिया तो वहां किसी अधिकारी ने मुझे बताया, नहीं आप भाजपा वाले हो, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कहा ये तो गलत बात है भाई। और उस समय बहुत सारे पक्ष और विपक्ष देख करके निर्णय होते थे, लेकिन हमारी सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस विषय को लेकर के पूरी ईमानदारी के साथ काम किया गया। और इस ईमानदारी के साथ अगर हम काम नहीं किए होते तो जिस प्रकार से आप दावा कर रहे थे, चुनाव के दौरान मेरे सदस्य यहां पर बैठे होंगे, हम लोग तो झगड़ा टालते टालते परेशान थे। समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया हर गांव गली गलियारे में झगड़ा कर रहे थे और उस झगड़े से बचना मुश्किल हो रहा था कि हम लोग कितना झगड़ा टाले हैं। वो उस बात को शायद मैं समझता हूं मेरे जो इधर बैठे साथी होंगे इस बात को अच्छी तरीके से समझते होंगे। आप बोलिएगा ना, आपका जवाब दीजिएगा। माननीय ओम प्रकाश जी, आप उसका जवाब दीजिएगा ना। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय केशव जी, समाजवादी पार्टी के समय में, समाजवादी पार्टी के समय चाहे में पुलिस हो चाहे प्रशासन हो,
उसका पूरी तरह से सपाकरण कर दिया गया। आज हमारे समय में जब इसका प्रमाण पत्र क्या होता है, आपका केवल भाषण सदन में ये प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण जनता की सबसे बड़ी अदालत है। उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में हम गए और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा करके सारे दलों ने आपके पक्ष में आत्मसमर्पण कर दिया, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी प्रचंड विजय के साथ सरकार के अंदर आई। तो आप कानून व्यवस्था को लेकर के अभी सवाल उठा रहे थे। अरे आप अपना कार्यकाल, मुझे लगता है कभी आप देखते नहीं। अगर अपना कार्यकाल आप देखेंगे तो हमारे कार्यकाल में सवाल उठाने से पहले जिस शीशे के घर में आप रहे वो चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की दुरुस्त है। आपके समय में आप कह रहे हैं अभी इन्वेस्टर समिट की चर्चा हो रही है, अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, तो आप उसकी चर्चा भी कर रहे थे। मेरे जो जानकारी में है कि जब आपकी सरकार थी, आप उत्तर प्रदेश में यहाँ पे इन्वेस्टर समिट भी नहीं कर पाए, आपको दिल्ली में करना पड़ा था। तो आप इस बात को सोचिए कि क्यों आपको ऐसी परिस्थिति, क्योंकि कोई यहाँ आना नहीं चाहता था। मेरे भी व्यक्तिगत बहुत तमाम सारे लोगों से मिलने जुलने का संपर्क है। उन्होंने कहा अब हम आएंगे उत्तर प्रदेश में, अब कम से कम उत्तर प्रदेश में हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा निवेश भी सुरक्षित रहेगा और हम विकास भी करेंगे, प्रदेश का भी देश का भी विकास करेंगे। आज एक वातावरण का निर्माण हुआ है, वह वातावरण दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यह आप सच मान करके चलिए, जो भी गलत करेगा, अब बुलडोजर को लेकर के आपको बहुत चिंता हो रही है। मैं स्पष्ट बता रहा हूं, ये कोई यहाँ पे कोई बताने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, स्पष्ट तौर से निर्देश है, किसी गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन गुंडा बक्सा नहीं जाएगा, माफिया बक्सा नहीं जाएगा, अपराधी बक्सा नहीं जाएगा। अगर इससे आपको, मैं जानता हूं आपको, चूंकि वो सर्वाधिक समर्थक वो आपके हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उसको लेकर के आपकी परेशानी मैं समझता हूं कि क्यों आपको दर्द होने लगता है। हाँ, कोई घटना कहीं ऐसी हो गई होगी और किसी पुलिस के, किसी प्रशासन के अधिकारी ने कोई गलत कार्रवाई की होगी, तो सर्वाधिक दंडात्मक कार्रवाई अगर किसी सरकार में हुआ तो वो हमारे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में हुआ। इस बात को ध्यान में रख करके मैं आपको बस इतना ही कहना, मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारी पहले कार्यकाल की सरकार शानदार रही है और दूसरे कार्यकाल की सरकार शानदार ढंग से चल रही है। अभी तो झांकी है, पूरी पिक्चर तो 5 साल की बाकी है। या तो अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे, या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, या मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं। और इसके आधार पर मुझे लगता है कि अगर सही रास्ते पर चलने वाले लोग उत्तर प्रदेश में आपके पार्टी में भी हो और वो चलना चाहेंगे तो आप निश्चित तौर से उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। आप एक माननीय विधायक का यहाँ पे विषय उठाए, लेकिन कोई क्या सभी विधायकों को विषय उठा सकते? जो गलत नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जो गलत होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो आप भी खड़े होकर के सदन में कि नहीं आपने गलत के खिलाफ कार्रवाई की है, इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो निश्चित तौर से अभी आपको लगेगा कि आपका वोट बैंक खतरे में पड़ गया। आप वोट बैंक के खतरे को देखते हैं और वोट बैंक के खतरे के कारण जनाधार समाप्त होने के डर से आप इस प्रकार की बातें मैं आज सदन में सुन रहा था। इसके पहले भी आप विधान परिषद में थे, मैं आपके सामने आता था, लेकिन आप आज जिन सदस्यों की बात कही, जिनके बारे में बात कही, इनके बारे में मैं पहले कार्रवाई तो जो गलत होगा उसके खिलाफ हो रही है। माननीय न्यायालय ही अंतिम अथॉरिटी है, वो जो निर्णय देगा सरकार उसको स्वीकार करती है। लेकिन आप आज जो विषय उठा रहे हैं उसके पहले आपने कभी नहीं उठाया था। ये तो वोट बैंक का डर है, आपको वोट बैंक का डर है, वोट बैंक का भय, जो अंदर खाने आपने बात की, आज सार्वजनिक की आपकी बात जो है सब संदेश चला जाए कि आप सबसे बड़े हितैषी हैं। मैं बता रहा हूं इस समय प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति अब तुष्टीकरण के घटिया मतलब तरीके से बाहर निकल चुकी है। अगर सबका साथ सबका विकास का मंत्र जो देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से दावे से कहते, आप पूरे आंकड़े उठाते, भी आंकड़े उठाते कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 43 लाख आवास में से किन किन लोगों को कितने आवास दिए गए, आप नहीं उठा सकते, क्योंकि उसमें आपको समझ में आएगा, एकदम साफ दिखाई देगा कि कोई जातिवाद नहीं किया गया, कोई क्षेत्रवाद नहीं किया गया, कोई पार्टीवाद नहीं किया गया, कोई सांप्रदायिक तरीके से कोई योजना का लाभ पहुंचाने का काम नहीं किया गया, क्योंकि उस योजना का लाभ सबको देने का काम किया गया। हमारी सरकार में हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम किया। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने
के कारण से बहुत सारे लोग परेशानी है। वो मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं नेता प्रतिपक्ष को ये कहूंगा, थोड़ा ठीक से अपने मतलब साथियों के बारे में पता लगा लें, अपने दल के तमाम कार्यकर्ता उनके बारे में पता लगा लें, तो बहुत सारी समस्या उनकी समाधान हो जाएगी। यहाँ कहना ही नहीं पड़ेगा, आप भी, आपकी पार्टी भी ठीक हो जाएगी और प्रदेश का वातावरण भी ठीक हो जाएगा। आज जो प्रदेश की स्थिति है उसका बहुत बड़ा कारण समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। एक गलत रास्ते पर चल करके रातों रात जो बहुत शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ने के सपने देखे जाते थे, अब वो नहीं पूरा होगा। परिश्रम करके, प्रयास करके, कोई कार्य करके कोई आगे बढ़ सकता है, लेकिन गलत रास्ते पर चल करके कोई आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई देश की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी कर रही है। मैं बहुत सारी बातें कह रहा था, लेकिन मैं और बातें न कह करके बहुत सारी, क्योंकि बहुत मेरे साथियों को परेशानी हो रही है। आपने किसान की बात कही थी, आप किसान की बात कही तो किसान की बात में आप कभी एक लाइन अगर इस बात का स्वागत कर देते, छोटे छोटे किसान, हम तो जिस परिवार से आते, हमारे स्वयं की 1 एकड़ भूमि भी नहीं थी हमारे घर में, लेकिन जो 5 बिस्वा जमीन वाले, 10 बिस्वा जमीन वाले पूर्वांचल के जो सदस्य इधर उधर दोनों तरफ बैठे हैं, बताइए छोटी छोटी जोत वाले किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 2-2 हजार की 3 किस्त के माध्यम से 6,000 रुपए वर्ष में जिनको जाता है, आप एक बार उसकी भी प्रशंसा कर देते, आप नहीं कर सकते हैं।